अस्सलामुअलैकुम। एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल की ट्यूमर्स की बात करें तो दैन अगेन दीज आर ऑफ टू टाइप्स, बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स में ऑस्टियोमा, एक्सोस्टोसिस एंड सेरेमिनोमा बहुत कॉमन है, और जबकि बात की जाए मैलिग्नेंट में तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा। बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल की बात की जाए तो ऑस्टियोमा और एक्सोस्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ऑस्टियोमा सिंगल लीजन होती है, जबकि एक्सोस्टोसिस मल्टीपल है। दोनों ही बोनी स्वेलिंग्स होती हैं। फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास पेडंक्युलेटेड ट्यूमर है और ये सिजाइल होता है, पेडंक्युलेटेड एंड सिजाइल। उसके बाद ये कैंसिलस पार्ट ऑफ द बोन पे डेवलप होता है, जबकि ये कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ द बोन से हो रहा होता है। ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ऑस्टियस मीएटस नियर इट्स आउटर एंड डेवलप होता है, जबकि ये डीपर पार्ट, ये पोस्टीरियर और ये डीपर पार्ट ऑफ द मीएटस में होता है नियर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ट्रीटमेंट इसकी होती है सर्जिकल रिमूवल बाय फ्रैक्चरिंग थ्रू इट्स पेडिकल, क्योंकि पेडंक्युलेटेड है तो वहाँ से इसको फ्रैक्चर करेंगे और रिमूव करेंगे, और रिमूवल विथ ड्रिल। जबकि एक्सोस्टोसिस में क्या करते हैं, स्मॉल एसिम्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, और अगर लार्ज है तो रिमूव करते हैं वह विद हाई स्पीड ड्रिल्स टू रीस्टोर नॉर्मल साइज मीएटस। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एक्सोस्टोसिस है ये डाइवर्स और स्विमर्स में बहुत कॉमन होती है और मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टियोमा एंड एक्सोस्टोसिस। अब बात करते हैं सेरेमिनोमा की। सो ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, जो कि सेरेमिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं, उनका ट्यूमर होता है। ये स्मूथ फर्म होता है, स्किन कवर्ड विथ पॉलीपॉइड स्वेलिंग्स इन आउटर पार्ट ऑफ द मीएटस। इसमें हम करते क्या है, सर्जिकल एक्सीजन कर रहे होते हैं। अब अगर बात की जाए मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल की, सो उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग एयर डिस्चार्ज में मिलता है हमें। सिम्टम्स में एयर एक् होगा, डिस्चार्ज होगा, जो कि 3 तरह का हो सकता है, ब्लड स्टेन, म्यूकोप्यूरुलेंट एंड प्यूरुलेंट। इसके अलावा फेशियल नर्व पैल्सी और रीजनल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। साइंस में हमारे पास अल्सरेटेड एरिया इन मीएटस मिलेगा, ब्लीडिंग होगी फ्रॉम द पॉलीपॉइड मास एंड ग्रैन्युलेशन। ट्रीटमेंट ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की बात की जाए तो हम इन ब्लॉक वाइड सर्जिकल एक्सीजन करते हैं ऑफ जो इन लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हों, या ये जो कार्सिनोमा होता है इसकी कंप्लीट एक्सीजन हो जाती है और पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशंस दी जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अदर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उसमें बेसल सेल एडिनोकार्सिनोमा होता है, ये रेयरली होते हैं। ये बेसल सेल कार्सिनोमा कॉमन का होता है, पेना में होता है। मैलिग्नेंट का सेरेमिनोमा, ये जो मैलिग्नेंट सेरेमिनोमास जो होता है ना, ये मोर कॉमन है देन सेरेमिनोमा, बिनाइन सेरेमिनोमा से। मैलिग्नेंट मेलानोमा ये भी रेयर ट्यूमर है। फिर उसके बाद लास्ट रह गया एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल में मिसलिनियस कंडीशंस, जिसमें इम्पैक्टेड वैक्स या सेरेमिन होता है, फॉरेन बॉडीज़ होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्टेड वैक्स या सेरेमिन की। तो वैक्स जो होती है ये कंपोज कर रही होती है सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स दैट आर रिच इन फैटी एसिड, सेरेमिनस ग्लैंड्स दैट आर रिच इन लिपिड्स एंड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। हेयर्स होते हैं डीस्क्वामेटेड एपिथेलियल डाब्रस, केराटिन एंड डर्ट। कंपोजिशन की बात की जाए तो वाटर होता है 80%, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं 15%, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर मिल रहा होता है 5%। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द वैक्स। फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेट द एयर कैनाल, इंट्रैप्स एनी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन बॉडी आ रही हो जो कि कैनाल में एंटर होने की कोशिश करें। एसिडिक पीएच होती है जिसकी वजह से बैक्टीरियोस्टेटिक एंड फंजीस्टैटिक होती है। बैक्टीरिया या फंगाई की ग्रोथ यहाँ पर नहीं होने देती। सिम्टम्स की बात की जाए तो ये सडन इन ऑनसेट होते हैं। इसके सिम्टम्स अर्लियर इनिशियली एसिम्टोमेटिक रहता है और अचानक से ये इसके सिम्टम्स अपेयर्स होते हैं, जिसमें इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो रही होती है, सेंस ऑफ एयर ब्लॉकेज, एयर फुलनेस, टेनाइटिस, गिडिनेस, रिफ्लेक्स कफ होती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, रिफ्लेक्स कफ होगी ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग अगर वैक्स इम्पैक्शन हो रही है तो अल्सरेट कर सकती है मेटल स्किन को और ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर हार्ड इम्पैक्टेड विक्स है तो उसे हम सॉफ्ट करते हैं विद द विक्स सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट इन इक्वल पार्ट ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। इसके अलावा पैराफिन, ऑलिव ऑयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं टू सॉफ्ट द हार्ड वैक्स।
दो मेथड्स के ज़रिए से रिमूव किया जाता है, सिरिंजिंग मेथड के ज़रिए या इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन के ज़रिए। अब बात करते हैं फॉरेन बॉडीज़ ऑफ एयर्स की, जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग बॉडीज़ हैं। अगर नॉन लिविंग बॉडीज़ हैं, जैसे पीस ऑफ पेपर है, सीड्स, ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट, मेज़, स्लेट पेंसिल, पीस ऑफ चॉक, ब्रोकन एंड ऑफ मैचस्टिक। अब इन सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के तरीके होते हैं 5। सबसे पहला होता है फॉर्सेप्स रिमूवल। अगर हमारे पास सॉफ्ट फॉरेन बॉडी है जैसे पेपर, स्वैब या स्पंज, तो हम उसे क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स से रिमूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सीड्स, ग्रेन्स हैं, तो हम उन्हें रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिरिंजिंग। इसके अलावा हम सक्शन भी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक रिमूवल विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स भी एक टेक्निक होती है, और इसके अलावा पोस्ट ऑरल अप्रोच भी होती है, जिसमें हम ऐसी बॉडीज़ को रिमूव करते हैं जो कि डीप मियाटिस में या मीडियल टू द इस्थमस स्टक हो जाती हैं या मिडिल ईयर की तरफ पुश हो जाएंगी। तो ये जो काफ़ी अंदर की तरफ बॉडीज़ चली जाती हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए हम पोस्ट ऑरल अप्रोच यूज़ करते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे फ्लाइंग या क्रॉलिंग इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, बीटल्स, कॉकरोचेस, एंट। ये जब हमारे पास एयर कैनाल में एंटर होते हैं तो ये इंटेंस इरिटेशन और पेन कॉज करते हैं। इनकी ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले किल करते हैं किसी भी इंसेक्ट को जो कि एंटर हो रही होगी इनटू द एयर कैनाल। कैसे? ऑयल्स के ज़रिए, स्पिरिट के ज़रिए, क्लोरोफॉर्म वाटर्स के ज़रिए। इंसेक्ट को किल करने के बाद अब हम इसे रिमूव कर सकते हैं बाय जो, जैसे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं फॉर्सेप के ज़रिए, सक्शन के ज़रिए, सिरिंजिंग के ज़रिए, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैगट्स एंड एयर कैनाल क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई फॉल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं फ्लाइज। फ्लीज वहाँ पर जाकर क्या करती हैं, एग ले करती हैं और वो हैच आउट हो जाते हैं एज मैगट्स। ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा हमें मिलते हैं ऐसे केसेस। इसमें सीवियर पेन और ब्लड स्टेन वाटरी डिस्चार्ज होगा। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सेम प्रोसीजर लाइक लिविंग ऑब्जेक्ट्स, किल करेंगे मैगट्स को और फिर उसके बाद फॉर्सेप्स से रिमूव कर देंगे। लास्ट मिसलेनियस कंडीशन में आ जाता है केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस। ये पर्ली वाइट मास ऑफ डीस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स कलेक्ट हो जाता है इन द डीप मीएटिस। केराटोसिस दैट इज डीस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स। और कैसी होती हैं? पर्ली वाइट मास होते हैं। अब ये किस एज फैक्टर को ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं? 5 to 20 ईयर्स के बच्चों में, एडोलेसेंस में। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ब्रोंकिक्टेसिस और क्रॉनिक साइनसाइटिस। सिम्टम्स ऑफ केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस में पेन इन ईयर, हियरिंग लॉस, टिनाइटिस एंड ईयर डिस्चार्ज आ जाता है। ट्रीटमेंट क्या होती है? सिरिंजिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन। जैसे कि हम इम्पैक्टेड विक्स को रिमूव करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं ना, वही केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस को भी रिमूव करने के लिए हम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल की सारी डिजीजेज हमने अब यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच।